जय हिंद दोस्तों। आज दिनांक 22/6/2024 है, जो कि जून का महीना है और जून का ये मतलब सेकेंड लास्ट संडे है। ठीक है। यहाँ हम लोग एमजेके कॉलेज आर्ट्स ब्लॉक में के पास हम लोग ओपन मॉक टेस्ट रखते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और ये ओपन मॉक टेस्ट बिल्कुल ही निःशुल्क है, अर्थात कोई इसमें फी नहीं देना होता है बच्चों को। और आते हैं अपना पढ़ाई टेस्ट देते हैं, उसमें जो टॉपर होती है उसके आदमी प्राइज का भी फैसिलिटीज रखा गया है। नेक्स्ट संडे से वैसे ही व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ये लिखें कि आपको ये एनालिसिस कैसे लग रहा है। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा वो भी लिखे, यदि अच्छा लग रहा है वो भी लिखे। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पिछले वर्षों का मॉक टेस्ट हम लोग समाधान करते हैं, प्रीवियस ईयर भी कराते हैं और मॉक टेस्ट भी कराते हैं। उसमें करंट अफेयर्स का भी रहता है क्वेश्चन, इजी लेवल टू हार्ड लेवल रहता है, ऐसा नहीं कि लो लेवल का रहता है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग को देख के पता चल ही गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। फिलहाल ये कास्टिंग है क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने देशभक्ति गीत लिखा था? किसने देशभक्ति गीत लिखा था? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गीत और गान में क्या अंतर है। गीत और गान में क्या अंतर है? गान देखिए, गान होते हैं जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रीय गान हो गया हमारा भारत का। ठीक है। जिसको लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। ठीक है। टैगोर साहब लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जी लिखे थे। और ये राष्ट्रीय गीत है। ठीक है। ये राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत हो गया। और इसको लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी लिखे थे। चंद्र चटर्जी जी लिखे थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका ये थी क्या है? गीत है, वंदे मातरम है। वंदे मातरम। ठीक है। वंदे मातरम, ये हो गया गीत। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं, ये थी जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय राज्य में कुल कितने विधानसभा है? देखिए, भारतीय राज्य में यहाँ पे 2500, 3000, 4000, अर्थात तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ये डी ऑप्शन है, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। देखिए, जैसे कि बिहार में हो गया। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 सीट है। ठीक है। 243 में आपको 38 सीट एसटी के लिए है। ठीक है। और फिर 2 सीट एसटी कैटेगरी के लिए है। ये चीज इसमें दिया गया बिहार विधानसभा में। ठीक है। और बिहार विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में, विधान परिषद में कितने हैं? बिहार विधान परिषद में कितने ये थी? 75 सीट है। कुल कितने सीट है? 75। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी ये है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। 8848 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है। ये नेपाल में है। किलिमंजारो, इसके बारे में आप लोग जानते हैं किलिमंजारो कहाँ पाया जाता है? केटू, ये भारत का सबसे ऊंचा ये थी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इसका विश्व का सबसे ऊंची पर्वत ये थी माउंट एवरेस्ट है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मानव में कितनी धातुएं होती है? मानव में कुल 12 धातुएं होती है। कितनी? 12 धातुएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड है। देखिए ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड है जो ना भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के पास है। उत्तरी अमेरिका के पास है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पास है। लेकिन ये जो राजनैतिक दृष्टि से इसका अधिपत्य किस पे है? ये थी ग्रीनलैंड का अधिपत्य, ये थी डेनमार्क का है। ठीक है। डेनमार्क, डेनमार्क का आधिपत्य चलता है, यानी इसी का शासन यहाँ पे चलता है। किस पे? ग्रीनलैंड पे।
ठीक ना। तो ये चीज भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका के पास है, लेकिन डेनमार्क का इस पे आधिपत्य है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है। ये कैस्पियन सागर झील है। कौन सा है, कैस्पियन सागर झील है। ठीक। भारतीय महासागर में कुल कितने छोटी ज्वालामुखी है, कुल 1200। यदि देखिए दोस्तों, हम डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहे हैं और 1 बाई 1 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 150 क्वेश्चन है टोटल, उसमें अगर चारों का ऑप्शन बताने लगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ज्यादा टाइम गवाते ना हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारतीय जो है, भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है। देखिए रानीगंज वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे मतलब पुराना ये थी नेशनल पार्क है। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन अब इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा हैली नेशनल पार्क बन गया। कांजीरंगा ये असम में स्थित है और ये एक सींगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरवन काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का ही डेल्टा है। तो ये आंसर यही हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा, विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा ये सभी को पता है। विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा, सबसे बड़ी डेल्टा, बड़ी डेल्टा कौन सा है, डेल्टा ये सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सा है। विश्व में सबसे लंबी नदी ये यांगत्से क्या, देखिए विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये चीज आप लोग को पता होगा, नील नदी विश्व में सबसे लंबी नदी है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अमेजन विश्व में सबसे चौड़ी नदी है, ये चौड़ी नदी है। कौन सा है, चौड़ी नदी है। ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ विश्व में सबसे लंबी नदी कह रहा है, तो विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी ही है। अमेजन ये हो गया चौड़ी, विश्व में सबसे चौड़ी नदी हो गया अमेजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये बुध है। ये बुध है। ये पृथ्वी को कुल 88 दिनों में परिक्रमा कर लेती है। ठीक है, ये सॉरी, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने संजय नगर नामक नया राजधानी स्मारक उद्घाटन किया। ये बिहार। कौन सा किया है, बिहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अनुसंधान शोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये डॉक्टर तेसु यसावरन को। किसे, डॉक्टर तेसु यसावरन को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली हाइब्रिड वायरस टीके कोवैक्सीन का विकास किया है। ये कौन किया, वही धोखेबाज, चीन। चीन ने किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में अतुल्य यात्री बहाली सेवा शुरू की। ये कौन सा किया है, केरल। किसने किया है, केरल। ठीक है। अब देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यावरण नया कर्ज पुरस्कार, क्या नया कर्ज पुरस्कार से स्थापना किया है। ये कौन, मध्य प्रदेश। किसने किया है, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली डिजिटल वॉलेट ई रूबल, डिजिटल ई वॉलेट रूबल किसने ये किया था। ये डिजिटल ई परिचालन किसने किया था, ये रूस किया था। रूबल कहाँ की थी, ये रूस का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वास्थ्य दान कार्ड प्रणाली स्वास्थ्य मित्र का शुभारंभ किया। ये किसने किया, बांग्लादेश। शेख हसीना जुल्फे वाली के क्षेत्र में। ठीक है। हाल ही में किस देश ने माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने नौकरों को अद्वितीय पहचान किया। किसने किया, ये सिंगापुर किया। किसने किया, सिंगापुर। सिंगापुर ने किया। ये कौन किया है, सिंगापुर। ठीक है। ये हाल ही में किस देश ने माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने नौकरों को अद्वितीय पहचान किया है, ये सिंगापुर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा न्यूटन को सफलतापूर्वक शुरू की। किसने की है, ये भारत किया। किसने, भारत किया है। ये अपना प्यारा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। आप लोगों ने सुना ही होगा गाना। हाल ही में किस बॉक्सिंग चैंपियन ने अपने कैरियर की समाप्ति की घोषणा की है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया भाई,
ये मैरी कॉम जो है ना, ये अपने बॉक्सिंग चैंपियन करियर की समाप्ति की घोषणा कर दी। अर्थात ये अब उस लायक नहीं रही कि अब बॉक्सिंग करे, उससे इस्तीफा दे रही है। ये हमारी मणिपुर के मैरी कॉम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर में ये थी आ गया मैथमेटिक्स में। मैथ में का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। अब इसको हम सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या को जब 9 10 12 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बच जाता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, इस तरह के ये थी बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि आप इसको 9 को, ठीक है, 10 को, 12 को और 15 का एलसीएम निकालिएगा ना, तो टोटल एलसीएम आपको 180 आ जाएगा और जितना बचेगा इसमें 3 जोड़ दीजिएगा। तो इसमें होता है कि एलसीएम निकालने के बाद शेष प्लस शेष ये हो जाता है, तो यही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में आपको 183 हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा निकाल के आपको बता देते हैं। एलसीएम प्लस शेष यानी एलसीएम 9 10 12 का ये थी, देखिए 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। इसका एलसीएम हम पहले 3 से कर देते हैं। 3 तिया 9 10, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको हम क्या चीज से काट देते हैं? इसको हम थोड़ा सा पहले 2 से काट देते हैं। 2 3 5 2 5। अब इसको हम काटेंगे 5 से। ठीक है, 5 से काटेंगे। 3 1 2 1, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60 और 60 तिरका 180। अर्थात एलसीएम बराबर कितना आ गया? एलसीएम बराबर 180। अब प्लस शेष आ गया, शेष 3। अब उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 183 आ जाएगा। यही हुआ आपका आंसर, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे ही बनता है ये सब क्वेश्चन, ट्रिकली है। किसी संख्या के व्युत्क्रम का योग 20 है। क्या है व्युत्क्रम? किसी संख्या, यहाँ पे ये और का मतलब समझिएगा, यहाँ पे किसी संख्या, और मान लेते हैं कोई संख्या है, सॉल्यूशन कोई में संख्या मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, और इसके व्युत्क्रम अर्थात इसके उल्टा, इसके उल्टा हो गया, इसके उल्टा 1/x हो गया का योग 20 है। अर्थात ये दोनों का योग कर रहा है कि 20 है, यानी दोनों संख्या और संख्या का व्युत्क्रम के घनों का योग, यानी इसका और इसके व्युत्क्रम का योग अगर कहा जाए तो कितनी होगी? चलिए इसको हम स्क्वायरिंग घन कर लेते हैं। ठीक है, चारों तरफ से घन कर लेते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू अर्थात एक्स क्यू प्लस 3 इंटू ए अर्थात x इंटू 1/x प्लस x प्लस ये तो ये हो गया। यही फॉर्मूला होता है। अब प्लस में आपको 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज से ये चीज कट गया। अब x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था x प्लस 1 का मान, ये क्यू रखे, उससे पहले था 20, तो 20 हम रख देंगे। अब एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इज प्लस यहाँ पे 20 या 60, कितना हो जाएगा? 20 या 60, ये 60 है दोस्तों, 20 या 60। ठीक है, 20 या 60 इज इक्वल टू 8000। यानी अब एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इज इक्वल टू 8000 में से हम घटा लेंगे 60, तो सॉरी 60 मिनट 600। ठीक है, क्या घटाएंगे? 60, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 7940, यही आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग, ये 9/10 है। यदि इनमें से एक संख्या 8/9 हो तो दूसरी भिन्न संख्या क्या होगी? बहुत अच्छी। ये दो संख्या का योग, यानी एक संख्या का मान लेते हैं 1/x, तो इनमें से एक संख्या क्या है? एक संख्या ऑलरेडी दिया है कि 8/9 हो, तो इसका योग कितना हो जाता है? 9/10 हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाता है, तो हो जाता है, अच्छी बात है। अब इसको हम क्या करते हैं? देखिए 1/x, ठीक है, अब 9/10 में से हम क्या करेंगे? 8/9 को घटा लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। इसका एलसीएम 90 आ जाएगा। तो ये थी 9 यानी 81।
ठीक है। अब 9 से 10 में कटेगा 80, अर्थात कहने का मतलब यहाँ देख लीजिए, कहने का मतलब 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/90। यही हो गया आपका आंसर, यानी ए नंबर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरबत के दो मिश्रण, पहले मिश्रण पानी और शरबत के अनुपात का जो पानी और शरबत, इसका पानी और शरबत के अनुपात 4:3 है। कितना, 4:3 है और दूसरे मिश्रण इसका अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, दोनों में क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। इसमें वाटर और जो शरबत है उसका मिश्रण बराबर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। यह पानी हो जाएगा, पानी लिख लेंगे, और यार यहाँ पे पानी लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद शरबत लिख लेंगे, एक साइड शरबत लिख लेंगे। ठीक ना, ये पानी और शरबत हो गया। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि पानी और शरबत का अनुपात, इसका पानी और शरबत का अनुपात 4:3 7, 4:3 7, और पानी के हम लेते हैं 4/7 गुने 1, ये पानी का अनुपात हो गया, प्लस प्लस फिर 2:2 के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित है। वही कह रहा है कि फिर ये दोस्तों लाइट कट गया है, मेरा फेस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो फेस को गोली मारिए और यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। 3/5 ये चीज हो गया यहाँ पे अनुपात। क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3/5 यानी 3 आपको पानी हो गया, और 2 यदि कितना टोटल में से, कितना टोटल 5 है, तो 5 में से 3 पानी हो गया, यानी पानी का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, पानी का हम लोग निकाल रहे हैं ये अनुपात। चलिए नेक्स्ट अनुपात, फिर से वही 1 में गुना कर दीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, अब हम निकालेंगे शरबत का, तो शरबत नीचे है, तो कुल कितना है, 3/7 हो जाएगा, प्लस 3/7 प्लस फिर यहाँ कुल अनुपात कितना है, 2, 2 में अब फिर से किसका शरबत को हमको निकालना है, तो यहाँ पे गुना 2/5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, यानी 4/7 प्लस आपको 2 × 6/5। ठीक है, 6/5 यहाँ नहीं, ठीक है, 6/5। हाँ, फिर वही हो जाएगा 3/7 प्लस 4/5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम 35 हो जाएगा। अब ये 20 हो जाएगा, प्लस का कि 7×5 = 35 और 5 × 20 प्लस 5 × 35 और ये 7 × 6 = 42। ठीक, यहाँ इतना हो जाएगा, और ये इस्टो अनुपात 35 ये भी हो जाएगा। ठीक है, 35 और 7×5 = 35, 5 × 15 प्लस 5 × 35, 7 × 4 = 28। ठीक, इतना हो गया। आइए अब इसको, ये थी 62 हो जाएगा, 62 बटा आपको 35, और फिर इज इक्वल टू नहीं इज 8 × 5 = 13 के 3 हाथ में लगा 1, फिर 2 × 1 3, 3 × 4 43/35। अब ये 35 से 35 काट दीजिए, अब ये आपको 62:43 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 62:43 बी में ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बनाने का यही तरीका है। इसमें देखिए निम्न में से कौन सा आवर्त दशमलव है, तो सबसे पहले इसको हम घटा लेंगे 6 × 10, फिर इसको हम क्या कर लेते हैं 12 × 10, फिर इसको हम 9 × 10। ठीक, फिर इसको 3 × 10, 3 × 8 = 24, 8 मरतबे कट गया। 9 के पहाड़ा में ये थी नहीं कटेगा, ये देख लिए, ये वाला हम देखते हैं पहले। अब 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24 से कट जाएगा। अब 6 × 4 = 24 से भी कट गया, लेकिन 9 से 24 नहीं कट रहा है, और 3 से कट भी रहा है, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24। क्या ये 8 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर आपको सीधी सी है कि सी नंबर ही होगा आंसर। बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट कोई नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीत ने एक पुस्तक को 7/10 भाग पढ़ा, जबकि ज्योति ने पुस्तक को पढ़ रही उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा। हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तक के 180 पृष्ठ हैं, तो शेष जीत द्वारा पढ़े गए कुल पृष्ठों की संख्या में कितनी अंश होगी। तो ये इसका तो आंसर 11/7 हो जाएगा, लेकिन बनेगा कैसे हुई चीज़ जान लेंगे। लेकिन टोटल कितने, एक में भाग मान लेते हैं, ठीक है, यानी 100 भाग में एक भाग हो जाता है, और 7/10 और कुल कितने आ जाएगा, 180 पृष्ठ पढ़ रहा है, यानी x इसको मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो यानी 3x = 10 = 180, अर्थात कितना आ जाएगा, ये x का मान कितना आ जाएगा, 600, ठीक है, x का मान 600 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है कि जबकि ज्योति पुस्तक पढ़ रही है तो उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा है, हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 150 पढ़ना था। अब ये दूसरा ये जीत का है, किसका है, ये जीत का है। अब ज्योति का बना रहे हैं, ज्योति का बना रहे हैं, ठीक है, देखना भाई प्यार से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तो सब्सक्राइब बनता है मित्रों। वैसे ही फिर इसमें से एक x में से घटा देते हैं 11/14, ठीक है, और घटाने के बाद हम = 180 से हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 14 में से 11 घटा 3, और फिर 3x = 14, देन 180। अब 3 से हम क्या कर देते 60 में, अब वही ये थी 14×5 = 14, 14×6 = 84, यानी 0 के 0, 6 चौके 24, 6 2 8, यानी 840। x का वैल्यू कितना आ गया, 840, ठीक है, 840 हो गया। अब कह रहा है कि जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, तो 600 मान लेते, 600/840, इसको काटते हैं। अब 30, 4 2 15, 21, 5 या 15, 7 3 21, यानी आपको आंसर आ रहा है 5/7, 5/7, 5/7। सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा आंसर, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका ये बी नंबर होगा, ठीक है। कैसे, आप देखिए, हाँ कितना आया, 840, उल्टा हमने लिख दिया था, ज्योति का पूछ रहा है, ज्योति द्वारा पढ़ा गया, यहाँ पे पूछ रहा है, हमने जीत को पढ़ा हुआ यदि कर देते, तो ऐसा मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर यहाँ पे 4 2 42 दूना 84, 30 दूना 60, यहाँ पे 15 दूना 30, यहाँ पे 21 दूना 42, अब 3 से कटिए, 5 या 15 और 7 3 21, यानी 7/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज पे यदि होगा, कितने, 2735 का 4 वर्ष के लिए, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20%, कितना पे 20% कर रहा है, ठीक है। तो वार्षिक साधारण ब्याज 20 25 5, और 5 से हम इसको करते हैं 50 25 2, 5 चौके 20, हाँ 5 7 35, कितना आ गया, 547। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, अगर कुल राशि कहता तो ये 547 और ये 2735 को जोड़ देते तो कुल राशि हो जाता, लेकिन कुल राशि पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा है कि इसमें आपको साधारण ब्याज क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 10% और 14% की छूट देने पे 27 रुपया का अंतर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतर कर रहा है 90x/100 माइनस 86x/ आपको कितना हो रहा है 10, यानी 100 में 14% तो 86 हुआ, और 100 में 10% तो 90 हुआ। अब कितना करें, 27 रुपया का अंतर आता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसमें 4 यदि हो गया, तो 4x = 100, ठीक। 4 का कि 100 और 100 का एलसीएम कितना होगा,
सही होगा। अब इसमें हम 27 यदि कर लेते हैं, ठीक ना, 27। अब x का मान अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से आइए, ये वाला पार्ट यहाँ से ये 4x इज इक्वल टू 27 गुने 100, ठीक है। अब x का मान हम निकालते हैं 27 गुने 100 बटा 4, 4 25 है, देखिए 25 25 हुआ 625, अब फिर 2 बच गया 50, कितना हो गया 675, टोटल कितना आ गया 675, यही आंसर होगा 675। एक विक्रेता एक दर्जन मूल्य एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल को 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल को यदि 12 रुपया के दर से बेचता है, तो इसका लाभ और हानि क्या होगा। देखिए इसका लाभ तो हो गया 15.2%, और कैसे हुआ अब उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब एक पेंसिल का क्रय मूल्य यहाँ पे कह रहा है मित्रों, एक पेंसिल का क्रय मूल्य आपको एक पेंसिल का क्रय मूल्य, देखिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है 25/12, अर्थात ये 12 कहाँ से आया, एक दर्जन में 12 होता है, यानी 12, देखिए एक दर्जन में ये थी एक दर्जन पेंसिल 25 रुपया में, यानी 12 गो कितना 25 रुपया में खरीदता, 12 गो पेन जो 12 गो पेंसिल जो है ना पेंसिल, ये 25 रुपया में खरीदता है, तो 5 पेंसिल को 12 रुपया के दर से बेचा, यानी 5 पेंसिल जो है ना 12 रुपया के दर से बेचा, तो कितना हो गया 60 रुपया हो गया। तो आइए उसी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक पेंसिल को यहाँ पे एक पेंसिल को अगर यदि करता है तो कितना हो जाएगा 12/5, ठीक है, 12/5। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपको हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 12/5 माइनस 25/12, 25/12 इज इक्वल टू आपको, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, नीचे तो आ जाएगा आपको 60, 5 और 12 के एलसीएम कितना होगा 60, और 5 और 12 के एलसीएम 60 होगा, तो ये 12 25 7, 12 12 144 माइनस 12 25 60, 25 25 125, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे यदि काटते हैं तो कितना आएगा 19/60, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 19/60, 19/60 आ गया, ये क्या हो गया ये लाभ आ गया, ठीक है। अब लाभ आ गया, अब कह रहा है कि यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो लाभ परसेंटेज बराबर वही होता है कि लाभ गुने 100, लिखना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉफिट गुने 100/CP, प्रॉफिट गुने 100/CP, अर्थात CP मतलब कॉस्ट प्राइस CP। चलिए कितना हो गया, ये हो गया 19 रुपया 60, 19/60 हो गया। अब कितने में CP इसका हो गया 12/25, 12/25 गुने 100, ठीक है। तो ये हो गया 12×5=60, ठीक है, 25 चौके 100, 19 चौका 76, 19 चौका 76/5, इसको काटेंगे तो 15.2 आ जाएगा, ठीक है, यही हुआ आंसर। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूह की पहचान नहीं की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती है, नृत्य जाती है उसको नहीं के। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पुस्तक के लेखक कौन से हैं, देखिए क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन से हैं, W.E. फेयर सर्विस। थोड़ा सा अब इसके बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं। देखिए द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.E. फेयर सर्विस है, सभी को पता है, ठीक है। इसकी ये पुस्तक जो है इसको लिखा गया था 1971 में, ये रूट से जो है ये इसको लिखा गया था 1971 में, किसके द्वारा W.E. फेयर सर्विस के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना।
चलिए आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, अर्थात कहने का मतलब ये कृष्ण जी गीता का सार बताए हैं। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? ये महाभारत में कहा गया। ठीक है, किस में कहा गया है? ये महाभारत में कहा गया। और महाभारत में किसने कहा था वो चीज़ जान लेते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, ये सभी को पता है। शुरुआती में इसमें 8800 श्लोक था। कितने था? 8800 श्लोक था। ठीक है, और उसके बाद जब ये भारत जब संहिता हुआ तो 24,000 श्लोकों का ये थी हुआ। और जब महाभारत आया तो उसमें 1 लाख से अधिक ये श्लोक हो गया। कितने? 1 लाख से अधिक श्लोक ये थी, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस एक्ट के द्वारा भारत वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, किसके? 1861 के तहत। तो इसकी क्या खास विशेषता है थोड़ी सी जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, इसमें किसमें शक्ति प्रदान है उसको? वायसराय को। ठीक है, इंडियन काउंसिल जो वायसराय संकट के समय बिना विधायिका परिषद की अनुमति को ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 माह के लिए वैध है। कितने माह के लिए वैध है दोस्तों? 6 माह के लिए वैध है। 6 माह के लिए, 6 माह के लिए वैध है, वैध है, 6 माह के लिए वैध है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानने के अब प्रयास कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प का ये किया था? तो ये सभी को पता है कि बासुकी जी थे, वहीं समुद्र ये थे रस्सी का काम किए थे, बासुकीनाथ जो थे। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? ये आपको बनारस घराने से संबंधित है। कहाँ से? बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, बनारस घराने से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। बनारस घराना कथक नृत्य से संबंधित है। ये जो बनारस घराना है ये बनारस के यहाँ उत्तर भारत में जैसे कहा जाता है, तो ये कथक 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 से संबंधित है, कथक से संबंधित है, संबंधित है। कथक कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर भारत में डांस करने वाला ये थी है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल में, भारतनाट्यम तमिलनाडु में। ये सारा चीज आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? देखिए अब शरीर पे ना चित्र गुदवाने की एक प्रथा है। कहाँ पे? शरीर पे चित्र गुदवाने की एक प्रथा है। तो ये कहाँ से है? तो आप लोग गोंड, भील, संथाल ये सब जानते होंगे। उसमें सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे भील जनजाति है, और यही शरीर पे क्या करता है लोग कि चित्र गुदवाने का काम करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी के बारे में आप लोग को सबसे पता होगा ही कि माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। कौन है? माउंट पोपा। ऑप्शन नंबर सी, माउंट पोपा ये एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा है? मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी है। अब इसकी खास विशेषता थोड़ी सी हम जान लेंगे। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, एस्ट्राम्बोली आदि जागृत है। इसके अलावा माउंट फ्यूजियामा हो गया, माउंट एटना हो गया और एस्ट्राम्बोली, ये सब कैसा है? ये जागृत यानी जगा हुआ, ये कभी भी इसमें ज्वालामुखी आ सकता है। लेकिन माउंट पोपा है, इसमें ज्वालामुखी नहीं आती है और ये पूर्ण रूप से मर चुका है और यहाँ पे पहाड़ हो गया है। जो वहां से लावा निकला है ये पहाड़ के रूप धारण कर लिया है। ठीक है, एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये एस्ट्राम्बोली के बारे में थोड़ी सी और विशेषता है। एस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर जो है ना, इसके प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ
कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। ठीक है। और भारत में नारकोंडम ज्वालामुखी प्रशुष्क या मृत ज्वालामुखी है। भारत का जो नारकोंडम ज्वालामुखी है, नारकोंडम, ये नारकोंडम भारत का नारकोंडम ज्वाला, ये मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसी है? मृत या सुषुप्त, मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है। कैसी ज्वालामुखी है? मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ये खांगचेंदाजोगा, ये खांगचेंदाजोगा ये थी है स्थित है। अब इसकी क्या विशेषता है मित्रों, आइए हम थोड़ी सी जान लेते हैं। ये इसे कंचनजंगा बायो रिजर्व स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? इसे कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा बायो रिजर्व स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, शीत मरुस्थल अंटार्कटिका वगैरह को कहते हैं। भारत में जैसे लेह लद्दाख या वहाँ पे ये थी हो गया, जैसे कारगिल हो गया, वहाँ पे ये थी हो गया। ठीक ना। शीत मरुस्थल हो गया लेह में। चलिए, किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है। जब उस देश में निर्यातों का सामना करना पड़ता है तो क्या होता है? विदेशी बाजारों में बेलोच मांग हो जाती है, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग हो जाती है, इकाई मांग में होती है सापेक्षिक कम लोचदार होती है। अब मित्रों आप बताएं जरा इसमें क्या होती है। देखिए, विदेशी बाजारों में बेलोच मांग हो जाती है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बेलोच मांग नहीं होती। विदेशी बाजारों में लोचदार मांग हो जाती है। लोचदार मतलब क्या होती है? फ्लेक्सिबल डिमांड हो जाती है। कैसे हो जाती है? फ्लेक्सिबल डिमांड हो जाती है। ठीक ना। यहाँ पे जब किसी देश के मुद्रा का अवमूल्यन, डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, जब डीमोनेटाइजेशन होता है, क्या होता है यहाँ पे? डीमोनेटाइजेशन जब होता है तो अब यहाँ पे क्या होता है? विदेशी बाजारों में लोचदार मांगे बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? हर 10 वर्ष की समाप्ति पर? बिल्कुल नहीं। हर 7 वर्षों की समाप्ति? बिल्कुल नहीं। हर 6 वर्षों की समाप्ति पर? बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पे सही हर 5 वर्षों की समाप्ति पर, यही आपको सही यदि आंसर होगा। दोस्तों लाइट अभी आया है, लगभग आधे घंटे के बाद लाइट आया। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य किसका है? नरेंद्र देव, अच्युत पर्यटन से, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। मित्रों आप बताइए ये किसका ये थी देन है, ये किसका कथन है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे चाचा नेहरू यानी प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं का ये शब्द है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य पंडित नेहरू का है। ठीक है। किनका है? पंडित नेहरू का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 43, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जॉन सर्जेट, जे एच वाइटली, थॉमस रेले, डब्ल्यू एस सीटन कार। अब दोस्तों आप जरा हमें बताएं कि कौन थे। तो ये थोड़ा डब्ल्यू एस सीटन कार थे। कौन थे? डब्ल्यू एस सीटन कार थे। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी खास विशेषता हम जान लेते हैं। सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया था और वर्ष 1860 ईस्वी में की गई थी। कब? 1860 ईस्वी में की गई थी। और 4 सदस्यीय यहाँ पे था। कितने? 4 सदस्यीय, 4 सदस्यीय इसमें था लोग। ठीक है। कितने सदस्य था? 4 सदस्य था। ठीक है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 1860 में प्रारंभ हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था?
1859 से 1860 के बीच हुआ था। 1859 से 1860 के बीच ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। नील आंदोलन बंगाल के नदिया जिला, नील आंदोलन जो हुआ था, नील आंदोलन, ये बंगाल के नदिया जिला, कहाँ, नदिया जिला से प्रारंभ हुआ था। नदिया जिला के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ। नदिया जिला के गोविंदपुर गोविंदपुर जिला से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन इसको हम जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल 28 दिसंबर 1885 को ये मुंबई के गोविंद संस्कृत विद्यालय यदि जो था वहीं पे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। यह 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बिल्कुल करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। 1917 में मार्ले मिंटो एक्ट लागू हुआ था। इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है, ठीक है। वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था। नहीं बेटा, असहयोग आंदोलन नहीं, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, अवज्ञा आंदोलन चला था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। तो ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित डी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आगे की तरफ और बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कल आपको बताई जाएगी कि आगे की क्लास देखिए, आगे की क्लास देखें, क्लास देखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।